अलग अलग आईडी से बला की खूबसूरत कॉलेज की लड़कियां एक 60 साल के बुजुर्ग को मैसेज करती हैं ईमेल के ज़रिए। अब ये जो 60 साल के बुजुर्ग हैं, ये उन लड़कियों की तस्वीरें देखकर फिदा हो जाते हैं, बहक जाते हैं। ये जो बुजुर्ग हैं 60 साल के, ये डीआरडीओ वैज्ञानिक हैं। ये उन लड़कियों की असल में उन लड़कियों को नहीं देखते, लेकिन उनकी सिर्फ ईमेल आईडी पर तस्वीरें देखते हैं और बस उन्हीं में इनका काम तमाम हो जाता है। ये उन लड़कियों पर फिदा हो जाते हैं और उसके बाद ये उन लड़कियों के लिए किस हद तक जाते हैं वो हम आज आपको बताएंगे। दरअसल ये जो लड़कियां हैं, ये उनसे अलग अलग तरीके की जानकारी निकलवाती हैं, उनसे पूछती हैं कि आप क्या काम करते हैं, मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ। लड़की उन्हें बताती है कि मैं तो ब्रिटेन में रहती हूँ, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। लेकिन जो डीआरडीओ के वैज्ञानिक हैं, वो लड़की को बताते हैं कि मैं वैज्ञानिक हूँ, और ज़्यादा इम्प्रेस करने के लिए वो लड़कियों से कहते हैं कि देखो, मैं डीआरडीओ में मेरी बहुत धाक है, मैंने इतने इतने प्रोजेक्ट बनाए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। और जब बातचीत थोड़ी आगे बढ़ जाती है लड़कियों के साथ, इनकी मीठी मीठी बातें, जो हम कहें कि मदमस्त तरीके से जो बात करते हैं लड़कियों के साथ मिलकर, जब ये आगे बढ़ जाती है, तब ये लड़कियों को बेबी, ड्रीम गर्ल कहना शुरू कर देते हैं और ये भी कहते हैं कि बेबी, जो अग्नि 6 मिसाइल है उसका पूरा प्रोजेक्ट मैं ही हैंडल कर रहा हूँ, वो मैंने ही बनाया है, मेरा ही आइडिया है। जो अग्नि 6 है वो भारत की सबसे अत्याधुनिक मिसाइल है। तो सोचिए, ये उसके बारे में भी उन अननोन लड़कियों को बता देते हैं। और लड़की एक नहीं, 3 अलग अलग आईडी से, ईमेल आईडी से जो लड़कियां हैं वो इन्हें मैसेज करती हैं, जिसके बाद ये उनसे बातचीत करने लगते हैं। और साथ ही सुबह जब ये उठते हैं और रात को सोने तक ये सारी एक एक डिटेल लड़कियों को प्रोवाइड कराते हैं। हर एक लड़की को बताते हैं कि आज मैंने ये किया, आज हमारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, बीएसएफ ऐसे काम करती है, इंडियन आर्मी ऐसे काम करती है। हर एक डेटा ये उन लड़कियों को भेज देते हैं, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि वो सामने वाली लड़कियां आखिर हैं कौन। ये इस कदर बहक जाते हैं कि इन्हें ये तक पता नहीं होता कि हो सकता है जो जिन लड़कियों से बातचीत कर रहे हैं ये आज तक मिले नहीं हैं, हो सकता है कि वो कोई जासूस हो। और ये सारी जानकारी देने के बदले ये लड़कियों से मांग करते हैं कि लड़कियां इनके गेस्ट हाउस पर आएँ, उनके साथ ये कुछ समय बिता सकें, कुछ अतरंग चीज़ें कर सकें। और ये सारी चीज़ें करने के लिए लड़कियों को सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दे देते हैं और हर एक जानकारी दे देते हैं। आज डिकोडिंग क्राइम में हम बात करेंगे इस पूरे केस की, समझेंगे कि आखिर कौन है वैज्ञानिक, किस तरीके से ये लड़कियों के झांसे में आए, इन्होंने किस तरीके से एक तरीके से देश के साथ गद्दारी की। और तो और ये भी समझेंगे कि जो चार्जशीट इनके खिलाफ फाइल की गई 1837 पन्नों की, उसमें एटीएस ने क्या क्या चीज़ें कही हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें और सामने आई हैं, और किस तरीके से लड़कियों के झांसे में आए। और साथ ही ये भी जानेंगे कि जो पाकिस्तान है वो किस तरीके से इन लड़कियों को तैयार कर रहा है हनी ट्रैप के लिए, कि जो वो हमारे जवान हैं इंडियन आर्मी के, बीएसएफ हो गया, या जो डीआरडीओ के वैज्ञानिक हैं, उनको अपने झांसे में ले सके। और क्या ये पूरा मॉड्यूल है जिस पर ये जो हनी ट्रैप का जो मॉड्यूल है ये काम कर रहा है। देखिए, जिस तरीके से वर्णिता ने बताया कि जो साइंटिस्ट हैं वो बेबी कह के लड़कियों से बातचीत क्या करते हैं, लेकिन ये सबसे अहम बात कि इन्होंने चैटिंग कब से शुरू की पाकिस्तानी लड़कियों से। देखिए, जो डेट है सितंबर 2022 से लेकर फरवरी 2023, ये जो समय था, इस वक्त ये डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब डिफेंस की जो भी चीज़ें होती हैं उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट करके उन्हें और भी अच्छी बनाई जाती हैं ताकि वो हमारे देश के लिए काम आ सकें। अब सबसे अहम बात कि जो प्रदीप हैं, जो साइंटिस्ट प्रदीप हैं, ये कौन सी पोस्ट पे थे? ये पोस्ट पे थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट के डायरेक्टर थे। आप समझें डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर एक सबसे बड़ा पद होता है। उस पद पर उसे हर एक चीज़ वो हैंडल कर रहा होता है, हर एक चीज़ वो देख रहा होता है। जो हनी ट्रैप करने के लिए पाकिस्तानियों ने उन्हें ही टारगेट कर लिया और वो उसमें फंस भी गए। अब क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में के डायरेक्टर थे, तो इनके पास कई प्रोजेक्ट्स अक्सर आया करते, ये उसे देखते, समझते, फिर यही अप्रूव करते कि आगे इसमें क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें इसमें बदलाव करना ज़रूरी है। अब जो पाकिस्तानी चाह रहे थे कि देखो, हमें सेंसिटिव ये चीज़ें हैं, भारत बहुत ज़्यादा आगे ना निकल जाए, तो क्यों ना इनको हनी ट्रैप में फंसाकर एक एक चीज़ें बाहर निकाली जा सकें। अब लड़कियों से जो इनकी चैटें, हमने तो चैटें देखी भी हैं, चैटें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो इनकी अतरंगी बातें, हम उस पर कम बात करेंगे। हम बात करेंगे जो देश से जुड़े हुए जो चैट्स थी, जो सबके सामने बताना ज़रूरी है कि उन्होंने पाकिस्तानी लड़कियों से क्या बात किया। तो बेबी कह के जो बात करते थे, मैं आपको पूरी चैट बताता हूँ, जो देश से जुड़े हुए चैट्स हैं, जो आपको बताता हूँ, जो उन्होंने लीक किए बाहर। देखिए, एयर मिसाइल सैम है, जो भारत का एयर मिसाइल सैम है, पर डीआरडीओ साइंटिस्ट और पाकिस्तानी एजेंट क्या बात कर रहे हैं। ज़ारा नाम है पाकिस्तानी एजेंट का। पाकिस्तानी एजेंट क्या लिख रही है चैट में? बेबी, अभी मैंने इसे देखा, क्या तुम इस पर काम कर रहे हो? प्रदीप इस पे जवाब देता है,
हाँ, मैं सैम्स पर अभी काम कर रहा हूँ। शैम्स ये हो जाता है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कोई भी देश हमारे ऊपर मिसाइल दागता है तो उसको रोकने के लिए एक मिसाइल प्रणाली बनाई जाती है जो हवा में ही दूसरे मिसाइल को नीचे गिरा दे। तो ये लड़की क्या पूछ रही है, क्या तुम इस पे काम कर रहे हो? जो साइंटिस्ट हैं, जो 60 साल के हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अब जो पाकिस्तानी एजेंट आगे क्या पूछती है, इसे पूरा होने में कितना समय लगेगा? प्रदीप जवाब देता है, अगले कुछ हफ्ते। अब लड़की पूछती है, तुम ये आर्मी को दोगे या एयरफोर्स को देगे? अब जो साइंटिस्ट साहब हैं वो कहते हैं कि आर्मी और एयरफोर्स दोनों को दूंगा मैं। फिर ज़ारा पूछती है कि तो टेस्टिंग और ट्रायल पूरा हो गया है, क्या ब्रह्मोस भी तुम्हारा आविष्कार है बेबी? ब्रह्मोस आप समझ चुके होंगे ब्रह्मोस क्या चीज़ है। देखिए, ब्रह्मोस दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है। ब्रह्मोस का मतलब ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को का जो मॉस्को नाम है, ब्रह्मपुत्रा नदी और मॉस्को से वो लिया गया, तो ब्रह्मोस नाम है ये मिसाइल दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मिसाइल है और सबसे अत्याधुनिक और सबसे घातक मिसाइल में से एक है, जिसे रशिया और इंडिया ने दोनों ने मिलकर बनाया है। तो पाकिस्तानी एजेंट पूछती क्या ब्रह्मोस भी तुम्हारा आविष्कार है और क्या ये खतरनाक है? तो प्रदीप जो कहता है कि हाँ मेरे पास शुरुआती डिज़ाइन की रिपोर्ट्स हैं, मतलब वो बताता है कि मैंने ब्रह्मोस बनाया है और इसके लिए मेरे पास कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन है जो किसी और के पास नहीं है। पाकिस्तानी एजेंट कहती है बेबी। फिर ज़ारा पूछती है कि ये एयर लॉन्च वर्जन है या क्या है? फिर ज़ारा कहती है कि हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी। तो डीआरडीओ साइंटिस्ट उसमें लिखता है मतलब जैसे HMM जो लिखते हैं आजकल के। तो फिर उससे पाकिस्तानी एजेंट पूछती है कि क्या अग्नि 6 जो अग्नि 6 है, जो सबसे अत्याधुनिक मिसाइल है हमारी, जो कहते हैं कि देखिए भारत ने कहा था कि इसकी मारक क्षमता 10,000 के आसपास है जो अग्नि 5 जब लॉन्च हुआ था, लेकिन उस वक्त चाइना की एक रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था देखिए भारत पूरी दुनिया से छुपा रहा है कि ये जो 5,000 किलोमीटर की जो मारक क्षमता है ये 10 से 15,000 किलोमीटर है। चाइना अग्नि 5 की मिसाइल से इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो चाहता था कि भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। अब भारत अग्नि 6 मिसाइल बना रहा है। कहा जाता है कि अग्नि 5 मिसाइल भारत में बैठे बैठे यूरोप के किसी भी शहर पर हमला कर सकती है। लेकिन चाइना का कहना था कि देखिए जो भारत के पास जो मिसाइल है वो भारत न्यू दिल्ली से निकलकर सीधा ऑस्ट्रेलिया तक की मारक क्षमता है, मतलब इतनी दूरी है, आधी दुनिया कवर कर सकती है। तो जो भारत बता रहा है वो कम बता रहा है। तो चीन की पहली सी नज़र थी। अब पाकिस्तानी भी इससे घबराए हुए हैं कि पता तो लग जाए कि अग्नि 6 मिसाइल कितनी है। तो चुपके से, क्योंकि डाटा कहीं से मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने सोचा डायरेक्टर साहब से ही पूछ लिया जाए कि अग्नि 6 मिसाइल पर अगर काम कर रहे हैं तो बताइए कि ये जो इनका जो टेस्टिंग हुआ था ये सफल रहा कि नहीं रहा। प्रदीप इस पे कहते हैं कि देखिए लॉन्चर मेरा डिज़ाइन है, ये एक बड़ी सफलता थी। अब उन्होंने क्लियरली तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जो डिज़ाइन है ना वो मैंने बनाया है। अब पाकिस्तान जो खुद एक भिखमंगा देश है, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, अपने लोगों को पैसे देने की उसकी नहीं है, दूसरे देशों से भीख मांग रहा है, वो चाहता है कि किसी भी तरीके से जो भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसमें लूपहोल लगाकर उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी खुद में ले ली जाए। मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से नहीं बन पाती हैं। तो बेबी बेबी करके जी पाकिस्तानी एजेंट ने, जो प्रदीप जो साइंटिस्ट थे, डायरेक्टर हैं थे और उसके, उन्होंने पूरा उसे अपने चुगलों फंसाया और धीरे धीरे कर मीठी मीठी बातें करके इससे उन्होंने सारी बातें उनसे निकलवा ली। अब ये जो लड़की है, ये लड़की अपने आप को बताती थी कि मैं मतलब मैं ब्रिटेन या लंदन की रहने वाली हूँ, लेकिन भारतीय मूल की हूँ। अब यहाँ पे अगर भारतीय मूल अगर जो साइंटिस्ट है तो उन्हें लगा कि देखिए कोई भी इतनी आसानी से आपसे चैट करना शुरू नहीं करेगा, तो उन्होंने नंबर लिया +44 का। जैसे हमारे इंडिया में होता है +91 होता है, 91 से कहने का मतलब इंडिया का नंबर है, 92 पाकिस्तान का नंबर है। तो 91 तो ले नहीं सकते थे क्योंकि इंडिया में है नहीं, तो उन्होंने लंदन का नंबर लिया और उससे कहा कि मैं लंदन की रहने वाली हूँ। अब ये जो प्रदीप साहब हैं वो इस तरीके से लड़कियों की जाल में फंसे। एक लड़की होती तो बात ठीक थी, 3 लड़कियों से चैट कर रहे थे, तीनों लड़कियों को अपना इन्फॉर्मेशन साझा कर रहे थे। अब ये जो चीज़ें बताई, ये तो मैंने आपको बहुत छोटा सा अंश बताया, लेकिन आगे उन्होंने जो जो चीज़ें बताई हैं, जो जो चीज़ें एक के बाद एक उन्होंने पढ़ते खोल दी, पेजें खोल दी, किताबें लिख दी। और जब डीआरडीओ को पता लगा कि उनके यहाँ से सिस्टम लीक हो रहा है, तब जाकर प्रदीप के फ़ोन को लिया गया। पता लगा कि प्रदीप के फ़ोन में भी कई सारे मैलवेयर्स हैं। मतलब लड़की ने क्या किया कि लड़की ने कहा कि देखो तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा कि मैं जेन्युइन लड़की हूँ, तो एक काम करो, ये रही मेरी ईमेल आईडी, ये रहा उसका पासवर्ड, तुम जाकर चेक कर लो। अब उस लड़की ने बड़ी चालाकी से ईमेल आईडी के जरिए कुछ जो एप्लीकेशन थे उसके फ़ोन में इंस्टॉल भी करवा दिए। डीआरडीओ के डायरेक्टर हैं,
एक लड़की के कहने पे ईमेल के ज़रिए वो ऐप डाउनलोड हो रहा है, और उस ऐप के ज़रिए कहा जा रहा है कि उनकी फ़ोन में जो जो चीज़ें हो रही थी, पाकिस्तान में बैठे जो सरगना थे, जो ISI है, उनको हर चीज़ पता लग रही थी। वो किससे चैट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके पास कौन कौन से फ़ोटोज़ हैं, वो किससे मिलने जा रहे हैं। डायरेक्टर थे DRDO के, और वो उनके पास से ऐसी चीज़ें होना मतलब नागवार लगती है, लेकिन ऐसी चीज़ें हो रही थी। उन्होंने क्या क्या चीज़ें लीक की, अब वो भी समझते हैं। जब ATS ने फ़ोन उनका जब्त किया, सारी चीज़ें देखी, तो जो ज़ारा दासगुप्ता नाम की एक लड़की है और एक जूही अरोड़ा, ये 2 नाम से एक ही लड़की उनसे चैट कर रही थी लगातार, और सारी जो खुफिया जानकारी है हमारे देश की वो पता लगाने की कोशिश कर रही थी, और उसकी कोशिश में वो एक तरीके से कामयाब भी हुई, क्योंकि जो प्रदीप कुलुरकर हैं, जो वैज्ञानिक हैं DRDO के, उन्होंने वो सारी चीज़ें उसको दे दी जो वो चाहती थी। अब ऐसे में जब फ़ोन वगैरह चेक किए गए, और तब जो प्रदीप का फ़ोन है उसमें ज़ारा दासगुप्ता के साथ जो मैसेजेस हैं उसमें ये पता लगा कि वो मिटियोर मिसाइलों के बारे में उन्होंने सारी जो जानकारी है वो उस लड़की को प्रोवाइड करा दी। इसके अलावा DRDO है वो जिन जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था उसकी हर एक जानकारी उस लड़की के पास थी, वो मैसेजेस में साफ दिख रहा है। इसके अलावा ब्रह्मोस, राफेल, आकाश अस्त्र मिसाइल सिस्टम के बारे में भी जो ये वैज्ञानिक हैं, इन्होंने हर डिटेल डॉक्यूमेंट्स और जो भी जानकारियाँ थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कौन कौन मिलकर इस प्रोजेक्ट को बना रहे थे, उनका नाम, उनका नंबर, हर एक चीज़ उस लड़की के पास था। उस मैसेज में ये भी दिख रहा है। इसके अलावा अग्नि 6 की जब बात हुई तो लड़की उनसे खुद पूछती है अग्नि 6 के बारे में, बोलती है कि मैंने ट्विटर पर देखा ये जो अग्नि 6 है ये तो आपका प्रोजेक्ट है ना, या इसमें कुछ बदलाव हुआ है। इस पर वो रिप्लाई करते हैं कि बेबी ये मुझे ही करना है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। इसके बाद जब लड़की और पूछती है कि क्या करेंगे, कैसा बदलाव होगा, तो उस पर कहते हैं कि हो जाएगा, थोड़ा धीरज रखो। ये बात उन्होंने कही, लेकिन इसके अलावा उन्होंने जितने हमारे देश के लड़ाकू विमान हैं, लड़ाकू ड्रोन हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, जो जो प्रोजेक्ट को बना रहा है, वो सारी चीज़ें उस लड़की को बता दी, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि सामने वाला जासूस हो सकता है, जबकि आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से हमारे यहाँ जितने भी जवान हैं, BSF के हैं, या जो DRDO को भी अगर हम ले लें, उन लोगों को अपने झांसे में ले रहा है लड़कियों के ज़रिए। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो जो ये हैं प्रदीप कुरुलकर हैं, इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए जो रोबोटिक उपकरण बनाने वाली एक प्राइवेट कंपनी है, उसके जो CEO हैं और उसका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है और उसके जो एम्प्लॉय हैं, जो लोग उस प्रोजेक्ट पर काम करें, उनके नंबर, उनकी फ़ोटो, उनकी जितनी भी डिटेल है वो इस लड़की को मैसेज के ज़रिए भेज दी। ये भी ATS को पता लगा और चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया गया है कि उन्होंने ये सब चीज़ें दी। इसके अलावा जैसे दीपक ने आपको बताया था कि वो किस तरीके से लड़की उन्होंने अपना email ID और पासवर्ड देख के अपना एक ट्रस्ट जीता, तो इसके लिए अगर मैं आपको 3 email ID बताऊं तो वो थी sweetpanda@gmail.com, dreamgirl56@gmail.com और common158@gmail.com। ये 3 ID थी जिनसे एक ही लड़की ने उन्हें मैसेज किया, उनसे बात करने की कोशिश की, सुंदर सुंदर तस्वीरें लगा रखी थी, जिसे देखने के बाद जो DRDO के वैज्ञानिक साहब हैं वो बहक गए, वो अपने आप को रोक नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए और उन लड़कियों की बातों में आ गए। अब इस तरीके से जो लड़कियां, उन्होंने एक ट्रस्ट बिल्ड किया, उन्हें ऐसा दिखाया कि हम आपके जैसे ही हैं, हम एक इंडिया के रहने वाले कॉमन लोग हैं। इस वक्त मैं ब्रिटिश में रह रही हूँ, मैं माफ़ करिएगा, उसने कहा कि मैं ब्रिटिशर हूँ और मैं लंदन में रह रही हूँ और आप मुझसे बात करिए, आप मुझे अच्छे लगते हैं। इस तरीके की बातें हुई। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब ऐसी लड़कियों ने या पाकिस्तान की जो हनी ट्रैप गैंग है उसने इस तरीके से हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों को, हमारे यहाँ के जवानों को फंसाया हो। इसके लिए जो पाकिस्तान है वो पूरा एक नेक्सस चलाता है, एक पूरा ग्रुप चलाता है, एक ट्रेनिंग सेंटर चलाता है। उस ट्रेनिंग सेंटर के लिए क्या है, कैसे काम करता है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल जो पाकिस्तान है वो सबसे पहले अपने अलग अलग क्षेत्रों में, अपने अलग अलग एरिया में, वहाँ जितने भी उसके इलाके हैं, वहाँ देखता है कि कॉलेज वाली लड़कियाँ कहाँ हैं, या कोई मजबूर या जिसके पास फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, ऐसी लड़कियाँ कहाँ हैं। वहाँ पर वो एक ट्रेनिंग कैंप शुरू करता है। अब फिर वो कॉलेज लड़कियों को अपना टारगेट बनाता है जो कॉलेज में जाती हैं। उनमें से जो उनके सिपाही हैं, जो उनके सीक्रेट लोग हैं, वो जाते हैं कॉलेज में, रेकी वगैरह करते हैं। पहले परखते हैं कि किस लड़की को कैसी ज़रूरत है और कौन उनके साथ शामिल हो सकती है। ऐसी ही लड़कियों को वो सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें गौर करने वाली बात ये है कि वो कोई लड़की कितनी भी मजबूर हो, लेकिन अगर वो सुंदर नहीं होगी, उनके मुताबिक उन्हें लगेगा कि हाँ ये हमारे काम के हिसाब से ठीक नहीं है, तो वो उसे भर्ती नहीं करेंगे। उसके बात करने का अंदाज़ लड़कियों का कैसा है, क्या वो स्ट्रेट बोलती है या बहुत मीठा मीठा बोल रही है, वो ये सब चीज़ें भी परखते हैं। फिर वो देखते हैं कि जो कॉलेज लड़कियों, उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए,
उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें धीरे धीरे अपनी टीम में शामिल करते हैं और फिर उन्हें ट्रेनिंग कैंप में लेकर आया जाता है। इसके अलावा जो कुछ औरतें होती हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जो मजबूर होती हैं, उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होती है, उन्हें भी पैसे कमाने होते हैं, उनसे भी ये बातचीत करते हैं और फिर उन्हें भी ट्रेनिंग कैंप में लाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उन्हीं लड़कियों को चुनें जो सामने वाले इंसान को, या जो इंडियन आर्मी के जवान हैं, या जो जिन्हें भी इन्हें फंसाना है, उनको वो आसानी से अपनी बातों से बरगला सके और अपनी खूबसूरती से फंसा सके। इसके बाद जब वो लड़कियां ट्रेनिंग कैंप में आ जाती हैं, उन्हें पैसों का लालच वगैरह दिया जाता है, फिर उन्हें बाकायदा ट्रेंड किया जाता है। उन्हें जो हिंदू रीति रिवाज हैं, जिस तरीके से पूजा की जाती है, जो जो चीज़ें यहाँ इंडिया में होती हैं, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उन्हें बात करने का तरीका सिखाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है किस तरीके से आपको इंडियन आर्मी के जवानों को रिझाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे उनसे चैट्स पर बात करनी है, अगर आप सेक्स चैट भी करेंगे तो किस लिमिट तक, और कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जिससे सामने वाला पिघल जाए या सामने वाला आपके बहकावे में आ जाए। साथ ही वॉइस कॉल आप कैसी करेंगे, वीडियो कॉल पर आप कैसे दिखेंगे, हर एक चीज़ उनको सिखाई जाती है। और बाकायदा ट्रेंड करने के बाद फिर उनको जो भी हमारे यहाँ के आर्मी के जिन्हें भी उन्हें फंसाना होता है, वो पूरा डेटा निकाला जाता है, उनका नंबर वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, फिर लड़कियों को उस काम पर लगा दिया जाता है। अब इसके बाद आप और सुनिए किस तरीके से जो पूरा मॉड्यूल है पाकिस्तान का वो काम करता है। लड़कियों को ट्रेंड करने के बाद अब आगे क्या होता है। देखिए, पाकिस्तान बहुत गरीब देश है, लोगों के खाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान इसी गरीबी का फ़ायदा उठाकर भारत को हमेशा तबाह करने की कोशिश करता है। सोचता है कि जो पाकिस्तान की गरीब जनता है, क्यों ना मैं, और ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं, खूबसूरत हैं लेकिन गरीब हैं और कॉलेज गर्ल्स हैं, हम उन्हें कुछ पैसे देकर अपना काम निकलवा सकें। पाकिस्तान आर्मी इसलिए कहा जाता है कि सबसे वन ऑफ दी गंदी आर्मी है, क्योंकि वो अपनी जनता के बारे में कुछ नहीं सोचती, ये सोचती कि किस तरीके से हमें उन्हें एक्सप्लॉइट करना है। अब ये जो लड़कियां हैं, पहले लड़कियों को तो ट्रेनिंग दे दी जाती है, बाकायदा एक बैरक में रखा जाता है। हिंदू रीति रिवाज के तहत कहें कि पहले पोस्टर लगा दिए जाते हैं भगवान के, पूजा करते हुए इनकी फ़ोटो ली जाती है, वीडियो बनाई जाती है और कहा जाता है अब एक काम करो, तुम सोशल मीडिया पर अपनी यही फ़ोटोज़ और वीडियोज़ किसी लड़कियों के नाम से डाल दो। मैं आपको भी बताऊंगा कि कौन कौन सी लड़कियों के नाम रखे जाते हैं पाकिस्तानी एजेंट के द्वारा। और ख़ास तौर पर जितने भी डीआरडीओ के साइंटिस्ट, आर्मी के जो बड़े अफसर होते हैं, बीएसएफ के, एयरफोर्स के, नेवी के, और जितने भी ऊंचे पद पे या मंत्रालयों पे जो बैठे होते हैं, सेक्रेटरी, उनके ऊपर ये प्रोफाइलिंग की जाती है। इंस्पेक्टर या कैप्टन, जो पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन या कहें जो इंस्पेक्टर रैंक के जो अफसर होते हैं, वो बाकायदा एक एक डीआर साइंटिस्ट पर, एक एक अफसर पर प्रोफाइलिंग करते हैं। प्रोफाइलिंग से कहने का मतलब वो फेसबुक पे कितनी देर एक्टिव हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर क्या है, वो क्या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है या नहीं है, उनका पॉलिटिकल व्यू क्या है, ये सब जानने और समझने के बाद बाकायदा एक मोटी फाइल तैयार होती है हर एक अफसर और हर एक साइंटिस्ट के लिए। फिर यही चीज़ें फिर देखा जाता है कि कौन सी लड़की उसे अप्रोच करेगी। अब देखिए, कॉलेज से लड़कियों को ले उठा लिया उन्होंने, पैसे के बल पर उन्हें ट्रेनिंग और बाकायदा उनके सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाए गए। और जो लड़कियों के नाम सोशल मीडिया पे कैसे रखे जाए, देखिए मैं कुछ नाम ले रहा हूँ। ये पाकिस्तानी जो आईएसआई एजेंट्स जो अपनी लड़कियों को नाम देते हैं सोशल मीडिया पर, कैसे कैसे नाम देते हैं। लड़कियों के नाम कुछ इस तरह है: निशा, कमलप्रीत, रिया, पूजा, अवनी, अर्निका, अनिका, हरलीन, अमृता, पूर्वी, मुस्कान, पायल, स्नेहा, अलीना जैसे नाम देकर उनको ये दिखाया जाता है, देखिए ये सब इंडियन ही है। नाम उनका कुछ और होता है, इंडियन नाम से एक सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया जाता है, पूजा पाठ की तस्वीरें उस पर अपलोड कर दी जाती हैं और ये दिखाया जाता है कि वो किसी न किसी तरीके से हिंदू रीति रिवाज से जुड़ी हुई हैं। ये हो गया काम सोशल मीडिया पे, जो उनके फेक अकाउंट बन गए, तैयार हो गए। अब फेक अकाउंट बनाने के बाद अगर आपको किसी आर्मी वाले से कांटेक्ट करना है तो अपने आपको आर्मी ऑफिसर दिखाना पड़ेगा। तो बाकायदा प्रोफाइलिंग होने के बाद, जैसे कि अगर मुझे किसी लड़की को आर्मी वाले को अप्रोच करना है तो वो दिखाएगी कि मैं बहुत दूर पोस्टिंग हूँ। मान लीजिए राजस्थान के किसी आर्मी वाले से बात करनी है तो वो दिखाएगी कि मैं बेंगलुरु में हूँ। किसी साइंटिस्ट से बात करनी है तो दिखाएगी कि मैं अभी स्टडी कर रही हूँ और मैं इन सब चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं आईआईटी में हूँ या कहीं और हूँ। तो इस टाइप की जानबूझ की प्रोफाइलिंग सोशल मीडिया पे करवाई जाती है। अब मेन चीज़ आती है, बात कैसे शुरू की जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि शुरू में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने से पहले ये 2 से 3 महीने अपने अकाउंट पे काम कर चुके होते हैं, अलग अलग फोटोज़ डालते हैं, कई लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेकिन अपने टारगेट को अटैक करने से पहले या अपने टारगेट से इन्फॉर्मेशन निकालने से पहले 2 से 3 महीने का वेट करते हैं। अब जैसे ही किसी के पास रिक्वेस्ट जाती है फेसबुक पर, वो देखता है कि इसकी प्रोफाइल देखता है, उसमें देखता है कि तो लड़की है, खूबसूरत है, हिंदू रीति रिवाज है। अगर
आर्मी वाला है तो देखता है कि ये तो आर्मी बैकग्राउंड से ही है, तो तुरंत एक्सेप्ट हो जाता है। कोई डीआरडीओ को अगर वो अप्रोच कर रही है तो अपने आप को किसी कहीं लेबोरेटरी में काम करने वाला या किसी आईआईटी या किसी पीएचडी वाले प्रोग्राम से जुड़ी हुई बताती है, वो भी एक्सेप्ट हो जाता है। अब यहाँ पर शुरू होता है चैट का सिलसिला। शुरू शुरू में सुख दुख की बातें होती हैं कि आज मैंने ये काम किया, उसे पूछा जाता है। फिर धीरे धीरे फेसबुक पे यही चैट, अब बात शुरू होती है कि किसी भी तरीके से तुम मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। पाकिस्तानी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर आती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो नंबर होता है वो +92 से शुरू होता है। जैसे इस वाले केस में इन्होंने लंदन का नंबर ले लिया, लेकिन जो पाकिस्तानी क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप भी संभल के रहिएगा। देखिए +92 पाकिस्तान का नंबर होता है। पाकिस्तानी क्या करते हैं, अपने लोकल जो स्लीपर सेल जो उनके यहाँ पे एक्टिव है इंडिया में, उनसे एक सिम लेता है, उनका नंबर अपने व्हाट्सएप पे लॉगिन करवाता है, ताकि +91 से नंबर देख सके और समझ सके, और जिसको अप्रोच कर रहे हैं उसे शक भी ना हो, उन्हें लगे कि वो इंडिया में ही है। तो जो चैट का जो सिलसिला था, पहले वो फेसबुक पे चला, सुख दुख की बातें हुई, नंबर एक्सचेंज हुआ। नंबर एक्सचेंज में सबसे बड़ा जो पेच फंसता था कि किस नंबर से लॉगिन किया जाए। अब जब उन्होंने अपने इंडिया से किसी तरीके से नंबर का जुगाड़ किया, +92 से +91, कहीं भी इंडिया में ये बहुत आसान सी बात है कि आप 91 का नंबर लेके व्हाट्सएप लॉगिन कर लें। व्हाट्सएप लॉगिन करने के बाद मेन काम शुरू होता है। वो धीरे धीरे बातचीत करती हैं, प्रपोज किया जाता है, लड़के द्वारा नहीं, लड़की से। वो सुबह उठ के क्या काम कर रहा है, रात को सोने से पहले क्या काम कर रहा है, हर एक चीज़ बताई जाती है। खुद डीआरडीओ साइंटिस्ट जो थे, ये जो डायरेक्टर थे, ये बताते थे कि देखिए सुबह से ब्रश करने से लेकर रात को सोने जाने से पहले हर एक चीज़ का ब्यौरा उस लड़की को देते। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि देखिए डीआरडीओ कैंपस में आज तेंदुआ आ गया था, तेंदुआ को देख के मैं डर गया था। ये भी सारी चैट्स वो पाकिस्तानी लड़कियों को बता रहे थे। अब जब धीरे धीरे चैट चालू हो गई, चैट चालू होने के बाद लव यू सब बोलने के बाद शुरू होता है न्यूड कॉलिंग। न्यूड कॉलिंग से कहने का मतलब लड़की दूसरी तरफ से बिना कपड़ों की होती है, लड़के भी जो सामने वाला तो वो भी बिना कपड़ों के होता है, इनके बीच में न्यूड कॉलिंग होती है। जब न्यूड कॉलिंग नहीं हो सकती है तो इनके बीच में सेक्स चैट होती है। बाकायदा पाकिस्तान आर्मी इस सब चीज़ों के लिए ट्रेनिंग देती है। आप समझ रहे ये पाकिस्तान आर्मी क्यों गंदी आर्मी कही जाती है? जिस देश के पास खाने के पैसे नहीं, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर ये सब चीज़ें करवाई जा रही हैं। पाकिस्तान को पता है कि उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो ऐसी मिसाइल बना सकें, तो क्यों ना हम ऐसी गरीब जनता का फ़ायदा उठाकर दूसरे देश को गिरा सकें, बदनाम करने की कोशिश कर सकें। अब होता ये है कि जो लड़का बात कर रहा होता है लड़कियों से, उसे लगता है कि ये लड़की मुझसे सच्चा प्यार करती है, इस जैसी लड़की मुझे नहीं मिल सकती है। वो धीरे धीरे अपने यूनिट की बात, कहाँ पे तैनात है, उसकी यूनिट में कितने टैंक है, तोप है, साइंटिस्ट के केस में ले ले तो वो कौन सी मिसाइल सिस्टम पे काम कर रहा है, हर एक चीज़ बताता हुआ चला जाता है। वो कब फायरिंग रेंज में जाने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिसे अब डीबंक किया जा चुका है और पता लगाया जा चुका है कि जो पाकिस्तान आर्मी है उतनी साफ नहीं है। अब जो मॉड्यूल हैं हमारे पास, हमें पता लगा कि किस किस तरीके से पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर ये हनी ट्रैप वाला मॉड्यूल चलता है। देखिए सबसे ऊपर नाम है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का, वो खुद हनी ट्रैप का ये काम करती हैं। पाक मिलिट्री इंटेलिजेंस, अब ये देखिए पाकिस्तान में पाक आर्मी अलग काम करती है, ISI जो उनकी खुफिया एजेंसी है वो अलग तरीके से काम करती है। तो खुफिया एजेंसी भी लड़कियों को हायर करती है ताकि हनी ट्रैप करवाया जा सके। जो पाक आर्मी की अपनी मिलिट्री वाली जो इंटेलिजेंस है उसका नाम है यूनिट 412। मैं लोकेशन भी बता देता हूँ कहाँ पर है ये है टंडो झाड़िया आर्मी कैंट हैदराबाद, सिंध में तैनात है। इस सिंध वाले कैंपस से, सिंध वाले आर्मी कैंपस से हनी ट्रैप वाला पूरा मॉड्यूल चलाया जाता है। दूसरा है आर्मी इंटेलिजेंस लाहौर मॉड्यूल, बाग अली रोड। मैं बाकायदा उस पाकिस्तान में लोकेशन बता रहा हूँ, उस लोकेशन से जहाँ पर हनी ट्रैप का ये पूरा मॉड्यूल चलता है वहीं से भारत पर ये हमले हो रहे हैं। दूसरा ये चौथा है ISI कराची मॉड्यूल, ये मालिर कैंट में है। फिर पाक एयरफोर्स 552 मॉड्यूल, ये चकलाला कैंटोनमेंट रावलपिंडी में है। मैंने जो अभी कुछ नाम बताए ये मैं बाकायदा उस लोकेशन की बता रहा हूँ जिस लोकेशन से ये हनी ट्रैप का पूरा मॉड्यूल चल रहा है। अभी आप इस पर गौर करेंगे तो ये जितने भी मैंने इलाके बताए इसके आसपास कॉलेज और जो गरीब लड़कियां हैं मिल जाती हैं पाकिस्तान आर्मी को, उनकी खुफिया एजेंसी को। उन्हीं का ये फ़ायदा उठाकर भारत के जितने भी साइंटिस्ट, BSF, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोगों को ये अक्सर टारगेट करते हैं। अब कहने का मतलब ये कि देखिए अब जिस तरीके से साइंटिस्ट हैं, अब कहा जाता है कि जो थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं वो सब चीज़ों में आसानी से आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो साइंटिस्ट, अब जो डायरेक्टर थे, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो कुछ लड़कियां उन्हें फोटोज़ भेजती हैं, उनकी मायाजाल में इस तरीके से फंसते हैं कि एक के बाद एक सारी अहम चीज़ें, सारी सीक्रेट चीज़ें
बताते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी जो ऊंचे पद पे तैनात हैं, खासतौर पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उन्हें संजीदा रहना पड़ेगा। वो किससे कितनी बात कर रहे हैं, अगर लड़कियां हैं तो उनसे संभल के बात करें। मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी से भी जो देश से जुड़ा हुआ जो मामला है वो नहीं बतानी चाहिए कभी भी बाहर भी। और क्यों बतानी है आपको? आप जो काम कर रहे हैं, आप देश के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस तक बात रखिए, घर पहुँचते ही आप दूसरे इंसान बन जाते हैं, आपको बात करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। जो ये साइंटिस्ट इनकी शादीशुदा भी है, लेकिन क्यों ऐसे चीज़ें कर रहे थे, ये एक सवालों के घेरे में भी है।